हेलो बच्चों, कैसे हो आप। देखो, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करना है बच्चे। बहुत प्यारा चैप्टर का नाम है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ये इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल कि मैं क्या बताऊं। लेकिन जितना ये सिंपल है ना, उतना इस चैप्टर में बच्चे परेशान होते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया रीजन क्या है। सच्ची बता रहा हूं, कसम से, झूठ नहीं बोलता मैं। आज तक नहीं समझ में आया कि इस चैप्टर में बच्चे क्यों परेशान होते हैं। कितने को तो इसका मीनिंग नहीं पता बच्चे। आइए जरा एक काम करते हैं, इस चैप्टर पर हम फोकस करते हैं। आप अपना 1 घंटा मुझे दो, सिर्फ 1 घंटा। आप अपनी घड़ी देख लो। अगर मैं इस 1 घंटे में इस चैप्टर का मीनिंग आपको नहीं समझा पाया तो फिर कहना कि नहीं सर, चैप्टर सच्ची में टफ है, आप तो सिर्फ ऐसे बेवकूफ बनाते हो। आओ जरा शुरू करते हैं। आप मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। मतलब जब मैं लिखूं तो आपको लिखना है, जब बोलूं तो बंद कर देना। आप एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाओ। सर पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझाओ ना। वही समझा रहा हूं, लिखो तो पहले मेरे साथ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पे ऑफ, मान लो एक्स लिमिटेड, एक कंपनी बची एक्स लिमिटेड। आप इसका बैलेंस शीट बनाइए। ये लीजिए, मैं आपको बैलेंस शीट का यहाँ पे देता हूं आपका एक छोटा सा फॉर्मेट। सर आपको नहीं पता, सर आपको नहीं पता, अब कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनता। मुझे पता है बच्चे, सेक्शन 129 शेड्यूल 3 के अंदर में कंपनी का फॉर्मेट नया आया है। मैं जानता हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, बट चिंता ना करो। मेरा काम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना नहीं है, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। इसलिए आप इस बैलेंस शीट को इसी फॉर्मेट में कॉपी कीजिए। जब मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो नए फॉर्मेट में ही हम बातें करेंगे। आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, शुरू करो मेरे साथ। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं। पता है इस कंपनी के बैलेंस शीट में यहां कहता है, मान लो मशीन है, मशीन, ये मशीन कहता है कि 4 लाख का है। साथ साथ लिखेंगे, बिल्कुल साथ साथ, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि यहाँ पे मान लो इनका फर्नीचर है, फर्नीचर मान लो ये कहता है कि 2 लाख का है। इनके पास जो एसेट्स वो बताया जा रहा है। बिल्डिंग जो है यहाँ पे आपका मान लो 5 लाख का है, 5 लाख। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे डेटर्स यहाँ कहते हैं 1,20,000 का है। सर अब सीधे क्वेश्चन में आगे मीनिंग समझाओ ना। अरे मीनिंग ही समझा रहा हूं, लिखो तो पहले। कैश मान लो यहाँ पे 80,000 का है, 80,000 का। गुडविल ये कहता है 2,50,000 का है गुडविल। आपने देखा ना बच्चे गुडविल कैसा होता है, देखा ना आपने? नहीं सर, हमें गुडविल दिखता नहीं सर, ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल, ठीक बोला आपने, मुझे लगा कि आप नहीं जानते। गुडविल मेरे बच्चे इनटेंजिबल होता, नहीं दिखता। खैर चलो, उसको हम क्यों फालतू में बातें करें, मैं क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर लिखो यहाँ पे आपका एक नाम, मान लो यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। मान लो यहाँ पे 1,20,000 का अमाउंट है। आपको पता है प्रॉफिट लॉस का डेबिट का मतलब क्या होता है? सर हाँ, लॉस होता है सर, लॉस। अच्छा चलो, फिर एक नाम और मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, डिस्काउंट ऑन शेयर्स। हमने कभी शेयर्स को इशू किया होगा और उस पर हमने डिस्काउंट दिया होगा। मान लो वो अमाउंट आपका यहाँ पे 80,000 का है। जरा मुझे बता दो जल्दी से, ये टोटल अमाउंट कितना आ गया? कितना आ गया जी? 17,50,000। चेक करो, यही आ रहा ना? 1750 चेक करो। हाँ जी सर, 1750। अच्छा, अब जरा इस साइड लिखना कि ये जो 17,50,000 इस कंपनी के पास है, ये 1750 आया कहां से? तो मैं आपको इस साइड बता रहा हूं, लिखिए मेरे साथ। ये कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल साथ साथ लिखेंगे और एक भी शब्द आपको मिस नहीं करना, मेरे साथ लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, कॉमा फुल्ली पेड का मतलब होता है शेयर एक तो 10 रुपए का है एंड पूरा पैसा उनसे आ चुका है, पूरा पैसा आ चुका है। मान लो मेरे बच्चे ये अमाउंट कहता है आपका यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट है, 3 लाख का अमाउंट। फिर कहता है यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों ही कंपनी के मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, ये कहता है, ये भी लिखेंगे यहाँ पे ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच, कॉमा कहता है कि फुल्ली पेड। ये भी मान लो कहता है कि 10 रुपए का शेयर है एंड फुल्ली पेड, मान लो अमाउंट आपका 2 लाख का। फिर ये कहता है जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व, मान लो रिजर्व का जो अमाउंट यहाँ पे है, रिजर्व का अमाउंट ये कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है, चलो 150 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, मैं दिमाग से एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ इस चैप्टर का मीनिंग समझाने के लिए। फिर ये कहता है कि आपका यहाँ पे 16% बैंक लोन का मतलब होता है कि हम लोगों ने एक बैंक से लोन लिया है मेरे बच्चे, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट है ना वो 16% का है। मान लीजिए ये लोन का अमाउंट आपका यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का है, 2,50,000। फिर लिखो यहाँ पे 18% डिवेंचर्स, फिर लिखो यहाँ पे 18% डिवेंचर्स, यानी कि जिन डिवेंचर्स को हमने इशू किया है उस पे 18% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना। ये बहुत हाई रेट मुझे दिख रहा है, बताओ 18% कम होता है क्या? नहीं सर बहुत ज्यादा, बट छोड़ो ना, हम तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, बताओ अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख। फिर लिखो यहाँ थोड़ा बढ़ा दो क्या, यहाँ 4 लाख कर दो, कोई बात नहीं, ये 13 लाख हो गया। फिर लिखो यहाँ पे क्रेडिटर्स, लिखो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपका ये अमाउंट कहता है कि मान लो 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख, और लास्ट में एक नाम और लिख दो यहाँ पे बिल्स पेबल, ताकि दोनों साइड हमारा बैलेंस शीट टैली कर जाए। ये आपका हो गया 15, और ये मान लो कितना 2,50,000, 250, चेक करो 1750। तो ये लीजिए हमारा दोनों साइड इक्वल हो गया बच्चे, 1750 1750। आप इस बैलेंस शीट की कॉपी कर लो, एंड कॉपी करने के बाद लिखना बिल्कुल बंद करेंगे। आपको मेरी 5 मिनट की छोटी सी कहानी है, आपको सुनना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए, फिर हम चैप्टर के अंदर में आपके एंट्री करेंगे बच्चे। आप प्लीज देख ले यहाँ पे। आप सर लिख लिया, सर लिख लिया हमने, बताओ ना सर कौन सी कहानी है? मेरे बच्चे जो कहानी सुनाना चाहता हूं ना, कहानी वो मैं इस कंपनी के मालिक के बारे में सुनाना चाहता हूं। बहुत पहले की बात है, आप नहीं लिखना, सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आपने लिखना। ये बैलेंस शीट पता है कब का है? मान लो ये बैलेंस शीट आपका 31 दिसंबर 2017 का है। मान लो ये जो बैलेंस शीट इस कंपनी ने बनाया बच्चे 31 दिसंबर 2017 का, बहुत पहले की बात है, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मेरी बात सुनना। ये कहानी जो है ना बच्चे, ये कहानी 2013 की है, आपको कुछ नहीं लिखना, बस मेरी बातें सुननी है। 2013 में क्या हुआ, एक आदमी हुआ करता था, वो कुछ ऐसा दिखता था बच्चे, कुछ ऐसा दिखता था ये आदमी। इसका नाम था मिस्टर एक्स, इसका नाम था मिस्टर एक्स। मैं आपको बता दूं, ये जो आदमी है ना, इसी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया है, और इसलिए अपने नाम पे रखा कंपनी का नाम क्या जी, एक्स लिमिटेड। खैर चलो ना, मैं कहानी सुनाता हूं क्या हुआ। पता है 2013 में मेरे बच्चे ये जो मिस्टर एक्स था ना, ये रात में सोया, और रात में सोने के बाद इसने एक सपना देखा कि अगर मैं एक बिजनेस करूं तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी, टाटा, बिरला, रिलायंस, विप्रो सबको पीछे कर दूंगा, इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पता इस सपने को पूरा करने के लिए एक्स ने कसम खाया कि बस अब तो मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं तो बिजनेस करूंगा, खूब सारे पैसे कमाऊंगा और टाटा बिरला सबको पीछे कर दूंगा, सबको पीछे कर दूंगा। पर बच्चे मैं आपको बताऊं कि बिजनेस को करने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी अगर एक्स भी स्टार्ट करता है, तो इनको 3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो बिजनेस का एक जबरदस्त प्रोजेक्ट जो जिस पे आपने काम करना है। आप कितने भी पैसे लगा दो, लेकिन अगर आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट ठीक नहीं है तो मेरे बच्चे बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने एक ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जिसमें सच्चाई बता रहा हूं, मुझे पता है, मैं इनके साथ स्टार्टिंग से था, कि अगर उस प्रोजेक्ट में तरीके से काम किया जाए तो खूब सारे प्रॉफिट निकल के आएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टाटा बिरला सब पीछे हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट इन्होंने क्या किया, दी बेस्ट लिया बच्चे। लेकिन अब प्रोजेक्ट को चलाने के लिए रिसोर्सेज यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे। अब पैसे कहां से लेकर आएंगे मिस्टर एक्स? तो देखो मैं बताऊं, इन्होंने पैसे के लिए क्या किया, मिस्टर एक्स ने खुद कुछ पैसा लगाया, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बोला कि आओ जी हम इस कंपनी के मालिक बनते हैं और आओ ना कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो मेरे बच्चे हुआ क्या कि एक्स जो है, इनकी वाइफ, इनका बेटा, इनके पापा, इनके मम्मी, इनके चाचा चाची, नाना नानी, दोस्त, सबने मिलकर क्या किया, इस कंपनी के 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया एज शेयर कैपिटल। देख रहे हो आप यहाँ पे 5 लाख जो है ना, ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या, जिस पैसे को मालिक ने इन्वेस्ट किया है, मालिक ने यानी कि ओनर ने। तो एक्स और अपने जो रिलेटिव्स थे उनसे मिलके 5 लाख किसी तरीके से बिजनेस उन्होंने डाल दिया। लेकिन मेरे बच्चे 5 लाख से काम नहीं चलने वाला।
आप देखो ना, हमें 17,50,000 की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख से काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं? तो पता क्या हुआ, अब ये जो एक्स है ना, क्योंकि और पैसा चाहिए, ये चला गया HDFC बैंक के पास। HDFC बैंक बोला, बैंक भैया हमें एक लोन दो ना, हमें एक लोन चाहिए, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, उस पैसे से बाद में आपका लोन का पेमेंट कर दूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। HDFC बैंक ने कहा कि देखो, अभी अभी मेरे पास से टाटा लिमिटेड गया है। टाटा ये एक ब्रांडेड कंपनी है, मैंने अभी अभी इनको 8% के हिसाब से लोन दिया है, 8% के हिसाब से। लेकिन HDFC ने कहा कि अगर आपको लोन चाहिए, यानी कि एक्स लिमिटेड को, तो 8% पे मैं आपको नहीं दूंगा। पूछा क्यों नहीं दोगे? उसने बताया कि तुम एक नई कंपनी हो, नया ब्रांड, पता नहीं पैसा कल को डूब गया, तुम्हारी कंपनी डूब गई तो हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उस केस में अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो 8% नहीं, मैं लगभग डबल इंटरेस्ट आपसे लूंगा, यानी कि 16%। कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अगर आपको भी कहूं कि भैया आप एक काम करो, जिस रेट पे टाटा को लोन दिया उसी पे इसको दो, तो कोई लोन नहीं देगा बच्चे। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, बट यहाँ पे रिस्क है। यानी कि आपने क्या किया, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट डबल कर दिया। एक्स ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, 16% कौन सा ज्यादा है, खूब सारे पैसे कमाऊंगा, इतने सारे पैसे आ जाएंगे, उनमें से 16% मैं क्या करूंगा जी, बैंक को दे दूंगा, बाकी तो मेरा ही पैसा रहेगा, और जब लोन का रीपेमेंट कर दूंगा तो फिर इंटरेस्ट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक्स लिमिटेड ने, जरा देखो यहाँ पे 16% के हिसाब से लोन रेज किया, कितने का, 2,50,000 का। मेरे बच्चे 16% मार्केट में जो रेट चल रहा ना, उससे कहीं ज्यादा है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी कहाँ एक्स को कुछ दिख रहा है। एक्स को तो सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी तरीके से रिसोर्सेज, यानी कि पैसे इकट्ठा हो जाए, उन्हीं प्रोसेस में वो काम कर रहा था। लेकिन पैसे और भी चाहिए थे बच्चे, और भी चाहिए थे। हुआ क्या कि एक्स लिमिटेड ने अपने कंपनी का डिवेंचर्स इशू कर दिया, पब्लिक को बोला कि आओ जी हमारे कंपनी का आप डिवेंचर लो, और मेरे डिवेंचर पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब पब्लिक को कहा कि आप अगर हमारे कंपनी में पैसा लगाओगे तो 9% का हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। जरा सुनना ध्यान से मेरे बच्चे। उसी टाइम पे क्या हुआ, रिलायंस कंपनी ने भी, रिलायंस नाम तो सुना ही होगा सर, हाँ, इसने भी क्या किया, 9% डिवेंचर्स इशू कर दिए। बोला रिलायंस ने कि भैया हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको 9% का इंटरेस्ट पे करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप मुझे इतना बताओ कि अगर मान लो आप वो पब्लिक हो, अगर आप वो पब्लिक हो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है और आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और इस दोनों कंपनी में किसी एक कंपनी का आपको डिवेंचर परचेज करना है, तो बताओ आप किसका डिवेंचर परचेज करोगे? बोलो ना, आप किसका डिवेंचर परचेज करोगे? सर क्यों पूछ रहे हो? ये तो सर एक पागल भी कह सकता है कि मैं रिलायंस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। ठीक बोला आपने, ब्रांडेड कंपनी है। जब सेम रेट जितना आप दे रहे हो उतना ही रेट ये भी दे रहा है, तो पैसा इसमें क्यों ना लगाऊं, आप में क्यों लगाऊंगा, है ना? यही हुआ। जितने पब्लिक थे हमारे कंट्री में, सबने क्या किया, पैसा यहां लगाना शुरू किया। लेकिन एक्स लिमिटेड बोलता है कि मैं अपना रास्ता रोकूंगा नहीं, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, मैं किसी तरीके से पैसा इकट्ठा करूंगा ही करूंगा। पता है इसने क्या किया? इसने स्ट्रेटजी में पब्लिक को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रेट को डबल कर दिया। बोला कोई बात नहीं, मैं नई कंपनी हूं ना, आओ हमारे कंपनी में रिस्क अगर ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा पे करूंगा, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको 18% का इंटरेस्ट पे करेंगे। मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, कुछ लोगों ने पैसा लगाया और 18% डिवेंचर्स के रूप में कंपनी ने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मिस्टर एक्स ने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरीके से पैसा इकट्ठा कर लिया। हाँ, थोड़ा महंगा मिला, लेकिन पैसा इकट्ठा हो गया बच्चे। अब देखो, पैसा इकट्ठा होने के बाद बिजनेस चलाने के लिए तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपका स्किल, यानी कि आपका मैनेजमेंट स्किल। आप कितने अच्छी तरीके से बिजनेस मैनेज कर रहे हो, यह भी बहुत बड़ा काम करेगा बच्चे। आपका प्रोजेक्ट ठीक है, आपने पैसे भी खूब सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता तो बिजनेस नहीं चल सकता, बिजनेस खत्म हो जाता है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सब कुछ मैनेज करना होता है। एक ने सोचा कौन सी बड़ी बात है, लोग कौन से हैं दुनिया में जो जन्म लेते ही सारे स्किल सीख लेते हैं? कौन ऐसे लोग हैं? कोई भी नहीं है। हर एक आदमी प्रैक्टिस से सीखता है।
तो एक्स कहता है कि मैं भी सीख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरीके से मेरे बच्चे बिजनेस को चलाने के लिए जो 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, इस तीनों चीज को इकट्ठा करके एक्स ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। ये कहानी कब की चल रही है, 2013 की। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं 2013 में मिस्टर एक्स ने इतनी मेहनत की कि आप उतना कभी नहीं कर सकते बच्चे। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक्स का जो डेडिकेशन मैंने देखा था, उस डेडिकेशन के सामने हमारी और आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है। इसने बहुत मेहनत किया, लेकिन पता नहीं क्यों इस कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो गया। इतना मान लो लॉस हो गया। ओहो सर, ये क्यों हुआ? छोड़ो ना उसकी बात, 2013 में लॉस हो गया, लेकिन एक्स ने सोचा, और शायद उसकी बात सोचने की सही भी थी। उसने सोचा कौन सा ऐसा कंपनी है जो स्टार्ट हुआ और प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया। थोड़ा समय लगता है प्रॉफिट आने में, लगता है ना बच्चे। ऐसा थोड़ी कि आज काम स्टार्ट किया और खूब सारे प्रॉफिट आ गए, टाटा बिरला पीछा कर दिया, ऐसा नहीं होता ऐसा। तो 2013 में एक्स को लॉस हुआ, बोला कोई बात नहीं, 2014 में मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। और इसने मेहनत को डबल कर दिया, मेरे बच्चे। लेकिन पता नहीं क्यों मेहनत डबल हुआ तो साथ ही साथ इनका जो लॉस है ना, वो भी डबल हो गया। उनका लॉस, सर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पता नहीं बच्चे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं काम। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बेचारा इतना मेहनत कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट भी ठीक है, रिसोर्सेज भी है, स्किल भी है, फिर ये लॉस क्यों कर रहा है। लेकिन कहां सोचने का समय था। मैं उस टाइम पे एक्स को दिलासा दे रहा था कि कोई बात नहीं, एक ही साल तो गुजरा है, अगला साल बिजनेस करो, अगले साल मेहनत को और बढ़ाओ, तुम प्रॉफिट कमाओगे। यही हुआ मेरे बच्चे। 2015 में एक चेंज आया। वो चेंज क्या आया? लॉस जो था ना वो और भी बढ़ गया। ओहो ये क्या, लॉस और भी बढ़ गया सर? हाँ, वो मेहनत जब आपका बढ़ाया तो लॉस और बढ़ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर उसको याद आई बात, मेन रीजन लॉस में होने का। अरे उसने जो 3 साल बिजनेस किया ना बच्चे, उस 3 साल को बिजनेस करने के स्टार्टिंग में उसने पूजा किया ही नहीं था, भगवान का पूजा किया नहीं था, इसलिए उसको लॉस हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। फिर क्या हुआ, 2016 के स्टार्टिंग में वो जबरदस्त तरीके से जाके पूजा किया, इतने यज्ञ कराया, महायज्ञ की मैं क्या बताऊं। और फिर एक चमत्कार हुआ बच्चे, फिर चमत्कार हुआ, ये लॉस बढ़ के और भी हो गया। ओहो ये क्या हो रहा है, लॉस सर क्यों बढ़ते चला जा रहा है। छोड़ो ना उसके बाद, अब मैं हैरान हूं कि ये आदमी अब पूजा भी कर चुका है, सारे देवी देवताओं को भी खुश कर चुका, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है। फिर आ गया 2017 करंट ईयर। अब इसने कसम खाई कि जो हुआ सो हुआ। 4 साल गुजर गए, मैं टाटा बनना चाहता था, बिरला बनना चाहता था, पता नहीं क्या बन गया, लेकिन इस साल दुनिया को दिखाऊंगा प्रॉफिट क्या होता है, और मैं सच्ची में प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, टाटा बिरला मुझे पीछा करना है। लेकिन मेरे बच्चे इस बार फिर से लॉस हो गया, एंड लॉस पिछले बार को भी एक्सीड कर गया। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लॉसेज क्यों हो रहे हैं। ये बहुत परेशान हो गया बच्चे, बहुत परेशान। लेकिन मैं कहीं दूर बैठे बैठे इनके बिजनेस को मैं जज कर रहा था। इन्होंने आखिर कौन सा ऐसा काम कर दिया, सच्ची बता रहा हूं, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता। इनका जो प्रोजेक्ट है ना बच्चे, वो दी बेस्ट है। उस प्रोजेक्ट पे कोई भी आदमी ठीक से अगर काम कर जाए तो प्रॉफिट खूब सारा निकल के आएगा। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, इन्होंने जो गलतियां की थी ना, मैं सोच रहा था कि कौन सी इसने गलती किया, और देखो मैंने क्या एनालिसिस किया। इनका अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर लॉस होते चला जा रहा है और हर एक साल बढ़ते चला जा रहा है, तो मैं बताऊं इसका रीजन क्या था। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या निष्कर्ष निकाला क्यों इनको लॉस हो रहा था। इनकी पहली गलती, रिसोर्सेज को रेज करते समय इन्होंने मार्केट से इतने हाई रेट पे लोन ले लिया था ना बच्चे, इतने हाई रेट पे कि कोई भी कंपनी, मतलब एक्स लिमिटेड स्टार्टिंग में कमा तो नहीं रही थी। अरे किसी भी कंपनी की बात करता हूं मेरे बच्चे, कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में कमाती नहीं है, उसको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो पता क्या हुआ, इस कंपनी का जो कैश का इनफ्लो था ना, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा था स्टार्टिंग में कम हो रहा था, लेकिन कैश का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा था। इनफ्लो कैश का कम, मतलब पैसा गुड्स बेच के कम आ रहे थे, लेकिन पेमेंट ज्यादा हो रहा था। तो धीरे धीरे गैप बढ़ते चला गया, और इसके चलते क्या हुआ कि कंपनी लॉस में चली गई है। समझ रहे हो, 18% कहां टाटा को, रिलायंस को 8% 9% में लोन मिला था, और आपको डबल मिला। कहां से करोगे, वो तो कमा भी रहे, आप तो कमा भी नहीं रहे थे। एक गलती इन्होंने की।
दूसरी गलती बताऊं, दूसरी गलती मेरे बच्चे, इन्होंने क्या किया, इनका जो रिसोर्सेज है ना, जो पैसे आए भी थे, उन पैसे को इन्होंने क्या किया, बहुत गलत तरीके से यूज किया। मतलब इनका जो स्किल है ना, स्किल वो बहुत गंदा था। मैं आपको बताऊं, जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। ये इन्होंने 4 लाख का जो मशीन दिखा रहा है ना बच्चे, एक्चुअली मशीन 3 लाख का था, मशीन 3 लाख का था, बट इन्होंने 4 लाख में परचेज कर ली। जो फर्नीचर 1,50,000 का था, 2 लाख से परचेज किया। बिल्डिंग जो 4 का था, 5 का, मतलब रिसोर्सेज को इन्होंने बर्बाद कर दिए। इनका स्किल जो है ना वो ठीक नहीं था। जहां पे 2 एम्प्लॉय काम कर सकते थे वहां पे 3 एम्प्लॉय डाल दिए, जहां पे 3 एम्प्लॉय काम कर सकते थे वहां पे 5 एम्प्लॉय डाल दिए। मतलब इनके स्किल में कमी थी, इसके चलते रिसोर्सेज को ठीक से इन्होंने यूज नहीं किया, और आज ऐसा सिचुएशन आ गया कि अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद आपकी कंपनी लॉस 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 और लॉस में जा रही है। मेरे बच्चे, ये कंपनी खराब हो चुकी है। और हाँ, एक अंदर की बात बताता हूं, आप किसी से शेयर नहीं करना, ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं इस कंपनी का और क्या हो जाएगा। पता है, ध्यान सुनना, आपको लिखना नहीं है। ये कंपनी का जो एसेट 17.5 लाख का है ना बच्चे, जो ये कंपनी कह रही है कि 17,50,000 का मेरा एसेट्स है, एक्चुअली अब ऐसा नहीं है, ये पहले की बात है। पता है, ये जो इनका मशीन जो 4 लाख का है ना, मुश्किल से इसकी वैल्यू 2,80,000 की है। आपको नहीं लिखना, बस मेरी बातें सुननी है। इनका फर्नीचर जो कहते हैं कि मेरा 2 लाख का, इन्होंने बैठ बैठ के खत्म कर दिया बच्चे, सब खराब कर दिया है। मुश्किल से इसकी वैल्यू आपकी 120 की है। चलो मानता हूं बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, अप्रिशिएट हो गया है, मान लो 550 का। चलो डेटर्स मान लेता हूं कि आज 120 का ही है, कैश मान लेता हूं कि 80 का ही है। लेकिन जरा सोचो ना, इनकी गुडविल कैसे हो सकती है। गुडविल कहा जाता है इमेज, ब्रांड। अरे ब्रांड, इमेज, रेपुटेशन उनका होता है जो प्रॉफिट कमाते हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी का मेरे बच्चे गुडविल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, जरा मुझे बताओ। तो ये तो फालतू में इन्होंने सामान दिखाए, गुडविल कुछ है नहीं। इसकी वैल्यू आज क्या है, 0 है। इन्होंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है भी नहीं, फिर भी दिखाया ताकि बड़ा फिगर दिखे जी, दुनिया को लगे कि बहुत बड़ी कंपनी है, बट ऐसा थोड़ा ही कुछ है। आप खुद कह रहे हो कि 1,20,000 का ये लॉस है। लॉस, ये कोई एसेट्स नहीं है। और डिस्काउंट ऑन शेयर्स भी तो लॉस है बच्चे, लॉस है, ये कोई एसेट्स थोड़े है। तो ये सारे चीजें ना आपका अगर देखा तो जो आप 1750 का कह रहे हो, जरा बताओ इनकी ट्रू वैल्यू कितनी है। ट्रू वैल्यू आपका जरा मुझे बताओ, ट्रू वैल्यू कितने का है। तो 280, ये कितना हो गया, 4, ये हो गया 950 और ये 2 कितना, 1150। आप देख रहे हो, ये 1750 का जो एसेट्स कह रहे हैं, एक्चुअली इनका एसेट्स इतने का है ही नहीं। इनका एसेट्स तो 11,50,000 रुपए का है, 11,50 का। और हाँ, इसके कंपैरेटिवली इनकी लायबिलिटी आज भी 17,50,000 का है। मेरे बच्चे, कंपनी खराब हो चुकी है। इनका जो एसेट से वैल्यू गिरते चला जा रहा है और लायबिलिटी हमें उतने का ही दिख रहा है। कंपनी खराब हो चुकी है बच्चे, कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है। ये जितना आगे कंपनी चलेगी, ऐसे ऐसे एसेट्स की वैल्यू और गिरेगी और लायबिलिटी हमारा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, तो कंपनी और खराब होने वाली है। इसके मालिक के पास मेरे बच्चे एक ही उपाय है। मैं आपको बताऊं, ये रहा उसका मालिक। देखो मैं बनाता हूं, क्या नाम था जी, मिस्टर एक्स। ये रहा वो आदमी। और ये जो है ना, देखो कितना उदास सब दिख रहा है। लो मैं इसको और उदास कर देता हूं, क्योंकि सारे सपने मिस्टर एक्स के चूर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कहां सपना देखा था कि बड़ा आदमी बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब खत्म हो चुका बच्चे, सब खत्म हो चुका। ये आदमी जो है ना, ये आदमी अब मान लो इसके पास जा रहा है, इसके पास, इस आदमी के पास। क्यों जा रहा है जी, तो ये गया इस आदमी के पास इस बात को कहने के लिए कि भैया आप एक काम करो, मेरी कंपनी को बेच दो। ये जो आदमी है ना बच्चे, वो एक लिक्विडेटर है, जो कंपनी को लिक्विडेट बंद करता है, कंपनी को खराब करना, तोड़ना, ठीक करना, सब उसका काम है ना। ये आप हो, मान लो ये आप हो, मैं मान लेता हूं ये आप हो। अब देखो हुआ क्या कि ये जो आदमी है ना, ये आदमी आपके पास आया और आके बोला कि देखो जी, मैं अपनी कंपनी को बंद करना चाहता हूं। एक काम करो, थोड़ी कहानी खराब हो जाएगी, मैं आपको ना करके इसको ना एक कॉमर्स का बच्चा मान लेता हूं। मतलब आप एक कॉमर्स का बच्चा, आपका ध्यान सुनना। ये जो है ना मिस्टर एक्स, इसके पास गया, बोला कि कॉमर्स के बच्चे आप एक काम करो, मेरी कंपनी को बंद कर दो, मुझे कंपनी नहीं चलाना। तो ये कॉमर्स का बच्चा इसको बोलता है कि क्यों, तुम कंपनी क्यों बंद करना चाहते हो। मेरे बच्चे, ये बात सुनना था ना कि इसके आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। और देखो ये खून के आंसू गिर रहे हैं बच्चे, खून के आंसू गिर रहे हैं। ये बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। इस आदमी ने इससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, बताओ ना क्या बात है।
तो पहले क्या किया, इसने इसको चुप कराया, पहले चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, इसको चुप कराया और चुप कराने के बाद इसको बोला कि चलो आ जाओ बैठो और बैठ के बताओ तुम्हारी परेशानी क्यों है, तुम कंपनी क्यों बंद करना चाहते हो। मेरे बच्चे फिर क्या हुआ, इस आदमी ने इस कॉमर्स के बच्चे को पूरी कहानी सुना दी, पूरी कहानी सुना दी कि स्टार्टिंग से एंड तक उसमें क्या हुआ था, प्रोजेक्ट अच्छा था, पैसे कहां कहां से इकट्ठा किए, स्किल यानी कि कहां कहां गड़बड़ियां किए, सारी बातें इसने बता दी, है ना। अब पता क्या हुआ, ये कहता कि भैया आप एक काम करो, मेरी कंपनी बंद कर दो, कंपनी बंद करके जो भी पैसे आएंगे ना आप इन लोगों का पेमेंट कर दो और मुझे छोड़ो, मुझे अब बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे टाटा बिरला को पीछे नहीं करना, मैं कोई चपरासी की नौकरी करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने 1 रुपए का खाना नहीं खाया पिछले 5 साल से, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। पता क्या हुआ, इसके दुख को इस आदमी ने बड़े ध्यान से सुनना और फिर इसने कहा कि देखो जी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या कहानी सुना रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो दी बेस्ट है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डाउट के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ तुमने 2-3 गलतियां की। क्या गलती कीजिए, एक तो रिसोर्सेज जो है पैसे इतने हाई रेट पे तुमने ले लिया, पहली गलती, और तुमने पैसे भी बर्बाद कर दिए, 2 लाख का सामान 2.5 लाख में, 4 का सामान 5 में, तुमने सब खराब कर दिया। इसलिए तुम्हारा इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद तुम कंपनी को चला नहीं पा रहे हो। तो ये कॉमर्स के बच्चे ने इसको कहा कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर में जितनी सारी कमियां हैं उनको दूर कर दूं, अब बंद करने की बात यहां नहीं है, बीच में एक उपाय निकल रहा बच्चे। कॉमर्स का बच्चा इसको कहता है कि अगर मान लो मैं तुम्हारी कंपनी को बंद करने के बजाय तुम्हारी कंपनी के अंदर में जितनी सारी कमियां आ चुकी हैं, कौन सी कमियां, कौन सी कमियां, ये देखो, पहला, एक तो आप एसेट्स दिखा रहे हो 17.5 लाख रुपए का, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 11.5 लाख रुपए। तो एसेट्स आपके 11.5 के हैं, लेकिन लायबिलिटी आज भी 17,50,000 का है, एक कमी तो ये। दूसरा, तुमने इतने हाई रेट पे लोन ले लिया है, इतने हाई रेट पे। तो इस आदमी ने कहा कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सारे एसेट्स को ट्रूली वैल्यू कर दूं सही तरीके से, और जितने के तुम्हारे एसेट्स हैं ट्रू वैल्यू, उसी वैल्यू पे मैं इनको भी लेकर आ जाऊं, इनको भी लेकर आ जाऊं। कैसे लेकर आ जाऊं, मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ कर्ज माफ कर दो, कुछ कर्ज माफ कर दो, कंपनी को बचाना है, कंपनी को बचाना, कुछ कर्ज माफ कर लो। और आप चिंता ना करो, वो मेरी परेशानी है, मैं इन सबसे कुछ ना कुछ कर्ज माफी कराकर अगर मैं इस कर्ज को भी, इस लायबिलिटी को भी मैं इतने पे लेकर आ जाऊं, और हाँ जो तुमने इतने हाई रेट पे लोन लिया था मैं इनसे भी नेगोशिएट करूं और इस रेट को कम करा दूं। मतलब तुम्हारी कंपनी के अंदर में जितनी सारी कमियां आई हैं, जितनी सारी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों को अगर दूर कर दूं तो क्या तुम कंपनी चला लोगे। ऐसा इस कॉमर्स के बच्चे ने इससे पूछा। एक ने कहा कि देखो जी मेरा प्रोजेक्ट दी बेस्ट है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, रिसोर्सेज के और स्किल के चलते जो मेरी कंपनी में कमियां आई थी, अगर आप उसको दूर कर दोगे तो मैं कंपनी चला लूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब कोई गलती नहीं करूंगा। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, ये कॉमर्स का बच्चा जिस प्रोसेस में इनके सारे एसेट्स को ट्रूली वैल्यू करेगा, इनके कैपिटल प्लस लायबिलिटी से नेगोशिएट करके इस कर्ज को इतने पर लेकर आएगा, और जो हाई रेट ऑफ लोन है इनसे भी नेगोशिएट करेगा और इस रेट को कम कराएगा, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सुना मैंने क्या बोला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरे बच्चे, इंटरनली जितनी सारी बीमारियां आपकी कंपनी के अंदर हैं, उन सारी बीमारियों को ये कॉमर्स का बच्चा यानी कि आप दूर करने को तैयार हो। आप अपने स्किल से, अपने मैनेजमेंट से जिस प्रोसेस में इसकी सारी कमियां दूर करोगे, कौन सी कमियां, एसेट्स को ट्रूली वैल्यू करना, लायबिलिटी को भी इस वैल्यू पे लेके आना और रेट को भी कम कराना, मेरे बच्चे उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनली बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट कर देना, यानी कि कमियां जितनी सारी आई हैं उस कंपनी में उसको दूर कर देना, यही काम इस चैप्टर में करना होगा बच्चे। सुना मेरी बात। तो हाँ, तो यही आपको मैं सिखाऊंगा कि ये जो आदमी है वो इस कंपनी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेगा, वही इस चैप्टर मेरे बच्चे स्टडी करना है।
वही स्टडी करना है। पता नहीं इस पहले तो बच्चों को इस चैप्टर का मतलब नहीं पता होता। अब कोई बाहर वाला अगर आपसे पूछे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, तो एक सेंटेंस में उसको जवाब देना कि कंपनी के अंदर में जितनी सारी बीमारियां यानी कि कमियां आ चुकी हैं, उन कमियों को दूर करना ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, कंपनी को बंद करने के बजाय। कंपनी को बंद करना लास्ट ऑप्शन होता है बच्चे, उसके पहले काम आपका होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा सर, ठीक बोला आपने। तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या कि हम लोग सीखेंगे ये कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेगा। सर क्या इस चैप्टर में हमें ये सीखना कि कैसे कंपनी रिकंस्ट्रक्ट होगी? नहीं बच्चे, नहीं। इस चैप्टर की मजेदार बात सुनो, मजेदार बात। इस कंपनी को कैसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, कैसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया होगा, वो सारी बातें क्वेश्चन आपको बताएगा। आपको बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करना, आपको कोई नेगोशिएट नहीं। आप किसी से जाके गिड़गिड़ाओगे कि भैया कर्ज माफ कर दो, माफ कर दो, आपको वो काम नहीं करना। वो हो चुके हैं, कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एंट्री पास करना सिखाया जाएगा कि अगर एक कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है तो कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन में जितने सारे एग्रीमेंट इस कॉमर्स के बच्चे ने किया होगा इनके साथ, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा, एंट्रीज कैसे पास किया जाएगा। तो बच्चे सिर्फ आपको एंट्रीज करना, बाकी कुछ नहीं करना। क्या आपको एंट्री पास करने आता है? अरे बोलो ना, क्या एंट्री पास करने आता है? हाँ सर, हम 11वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं। सर क्या पूछ रहे हो आप? एंट्री पास करने हमें आता है, तो बताओ ना कैसे एंट्री पास करते हो, बोलो ना कैसे पास करते हो। सर ये कौन सी बड़ी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही है ना सर? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। हाँ सर यही तो है, हम यही बोल रहे हैं। सर यही क्यों आप बोल रहे हो? आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है बच्चे। आप समझने की कोशिश करो। ये जो रूल अभी आपने कह दिया ना, ये तो बचपन की बातें थी। वो 11वीं 12वीं क्लास, जब छोटे छोटे हम बच्चे थे, हमें कॉमर्स नहीं आता था, हम चीजें नहीं जानते थे, तो उस तरीके से हमें सिखाया गया था। अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड करना है, अगर इस चैप्टर पे कमांड करना है, एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको देता हूं एंट्री पास करने का। आपको वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर पे आप मास्टरी करना चाहते हो, किसी भी चैप्टर पे, तो जो तरीका बताने वाला हूं उसी तरीके से एंट्री पास करना शुरू करना, आपको बातें समझ में आएंगी। सर बताओ ना कौन सा तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, आप मेरे साथ लिखेंगे यहां पे। पता है आपका जो एसेट साइड है ना बच्चे, ये साइड, जरा बताओ एसेट साइड में कौन कौन से नाम दिख रहे हैं? सर एसेट्स दिख रहा है एंड लॉसेज दिख रहे हैं, लॉसेज। मेरे बच्चे इधर का कोई भी आइटम अगर आपका इंक्रीज करता है, ऊपर का मतलब क्या जी? इंक्रीज करना। अगर मान लो इनमें से कुछ भी इंक्रीज कर जाए, साथ साथ लिखिए, तो आप इसको जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। आप कसम खा लो, वो छोड़ो ना बचपन की बातें। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभी आपने बोला कंपनी गोज आउट, वो गलत है, वो गलत नहीं है बच्चे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। हम बड़े बच्चे जो होते हैं ना, हम तरीके से अकाउंट सीखते हैं, और बड़े बच्चे और सिंपल तरीके से काम करेंगे। समझो, शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेज या लॉसेज का बढ़ना क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मेरे बच्चे इधर का कोई भी चीज अगर नीचे मतलब डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो आप यहां पे करेंगे क्रेडिट। ये सिंपल तरीका है एंट्री पास करने का। और हाँ, ठीक उल्टा यहां पे आपके लायबिलिटी साइड में जो भी नाम है, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो लायबिलिटी हो, मेरे बच्चे इधर का कोई भी चीज अगर आपका इंक्रीज करता है, अगर कुछ भी आपका इंक्रीज करता है, देखो ना, इनका बढ़ना डेबिट किया था ना, तो इनका इंक्रीज होना हम क्या करते हैं? सर क्रेडिट। अच्छा बताओ, इनका डिक्रीज होना हम क्या करते हैं? सर इनका डिक्रीज होना, फिर डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। आपका यहाँ पे बात बन गई है ना? एसेट्स का एंड लॉस, इधर के जितने सारे नाम होते हैं, जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट, घटना क्रेडिट होगा। मेरे बच्चे इधर के जो भी नाम है, इनका बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट होता। अगर इस रूल को भूल गए तो याद करने का 2 मिनट का समय तरीका बता देता हूं, जरा सुनना मेरी बात। अब जो मैं लिख रहा हूं आप मत लिखना। आप बताओ, कभी डेटर्स का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, मशीन का, कैश का, किसी का भी आपने कभी अकाउंट बनाया? लेजर अकाउंट, मान लो कैश अकाउंट। सर हाँ हमने बनाया। इसको लिखना नहीं बच्चे, लिखना नहीं है। सर हाँ हमने बनाया है। बताओ, एसेट्स का जब अकाउंट बनाते हो तो आप ओपनिंग बैलेंस किधर लिखते हो? सर डेबिट साइड में। बस इतनी बात ध्यान रखना। मेरे बच्चे जितने भी आपके एसेट्स होते हैं और लॉसेज होते हैं, उन सबका डेबिट बैलेंस होता है, सबका डेबिट बैलेंस होता है। तो जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है ना, उनका बढ़ना हम और डेबिट करते हैं, और घटना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं।
लेजर में भी और एंट्री में भी। ये देखो, इन सब का बढ़ना क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, घटना क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। सुना मेरी बात सर? हाँ, ठीक उल्टा यहाँ पे जब हम लायबिलिटी का कोई अकाउंट बनाते हैं ना बच्चे, लायबिलिटी का, जैसे मान लो हम बैंक लोन का अकाउंट बनाते हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम है, चाहे वो कैपिटल हो, रिजर्व हो, लायबिलिटी हो, कुछ भी, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। जहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है ना, हम उधर बढ़ने की बात करते हैं। यानी कि अगर ये बढ़ेंगे तो क्या करूंगा, क्रेडिट, घटना क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। बस इतनी बात ध्यान में रखना, इतनी बात। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ होगा मेरे बच्चे, वो आपको बताएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एंट्रीज पास करना है, सिर्फ एंट्रीज पास करना है। मैं काम करता हूं, मैं उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में उस कॉमर्स के बच्चे ने, यानी कि आपने क्या क्या किया था, कैसे कैसे इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया था, वो सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के रूप में लिखाता हूं। आपने क्या करना, सिर्फ उसकी एंट्री पास करनी है। और वो एंट्री भी मैं साथ साथ में आपको सिखाऊंगा एंट्री पास कैसे होगा। अगर इस क्वेश्चन पे हमारी मास्टरी हो गई तो चैप्टर का 80% काम पूरा हो चुका है। फिर तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे बात बन जाएंगे। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, इस कॉमर्स के बच्चे को हटाता हूं मैं यहां से, जो इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। जो मैंने रेड में लिखा है ना बच्चे, ये आपको नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, बाकी आपने काम लिख दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दिमाग से बनाता हूं और उसका आंसर साथ साथ मैं कराता हूं। शुरू कीजिए, मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे। जहां पे बैलेंस शीट आपका एंड हुआ, उसके बाद लिखिए, यहां पे बैलेंस शीट के बाद लिखेंगे, अंडर द स्कीम ऑफ, रिपीट कर रहा हूं, मैं दिमाग से इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको एंट्री पास करना है। लिखिए मेरे साथ, अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लिखना, फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वेर मेड। ये एग्रीमेंट्स हुआ है मेरे बच्चे। सर वो कौन से एग्रीमेंट है, लिखिए मेरे साथ यहां पे, नंबर वन पहला कहता है कि एसेट्स जो हैं, एसेट्स वेयर वैल्यूड एज अंडर। वो कॉमर्स के बच्चे ने, यानी कि आपने एसेट्स को कुछ इस तरीके से वैल्यू किया है। वो कहेगा, ये देखो मशीन जो है आज कितने का हो चुका है, 280 का। यहां क्वेश्चन बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। वो कहता है कि मशीन की वैल्यू आज कितनी हो चुकी है जी, 2,80,000, 2,80,000 रुपए। वो कहता है कि फर्नीचर जो आपका कितने का हो चुका है, 120 का। ये सारी बातें क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना, सिर्फ एंट्री पास करना है, 120 का अमाउंट। वो कहता है कि बिल्डिंग आपका 550 का हो चुका है, लिखो ना यहाँ पे। वो कहता है कि जो आपकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपका 550 का हो चुका है। लो, वो 3 एसेट्स के बारे में बता रहा है और इस 3 के बाद किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। लो, कुछ नहीं, सिर्फ 3 के बारे में बता रहा है। कहता है कि आप इसकी एंट्री पास करो, आपकी एंट्री क्या बनेगी। तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैं एंट्री कैसे करूंगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है, अब मैं इसकी एंट्री आपको दिखाता हूं। लिखिए मेरे साथ, नंबर ए क्वेश्चन में ये होगा, सॉल्यूशन में एंट्री एबीसीडी के रूप में लिखाऊंगा। लिखिए नंबर ए। सुनो मेरी बात सुनो, या यहीं कर दूं क्या सर, यहीं कर दो। तो ये देखो, मैं इधर दिखाता हूं आपको, यहां पे एंट्री पास करते हुए। मुझे बताओ, नंबर ए में आपका मशीन बैलेंस शीट में कितने का था सर, 4 लाख का। मुझे बताओ, वो 4 लाख का मशीन आज कितने का हो गया, 280 का। मुझे बताइए, मशीन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बताओ ना। मशीन जो पहले 4 लाख का था, आज जब वैल्यू क्या गया तो 280 का हो गया। बताओ, मशीन की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई सर, कम हो गई। मशीन कम हो गया, ये देखो ना, मशीन की वैल्यू कम होना क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो पता मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे टू मशीन अकाउंट। मैंने क्या किया, मशीन को कम कर दिया। आप बताओ, मशीन कितने से डिक्रीज कर गया, सर 120 से वैल्यू कम हो गया मेरे बच्चे। 1,20,000 से मशीन को कम कर देंगे। जो बढ़ गया बढ़ाओ, घट गया घटाओ, घट गया। मशीन की वैल्यू 120 से कम हो गई। जरा मुझे बताओ ना कि अगर मशीन की वैल्यू 120 से कम हो गई है, तो मशीन की वैल्यू के कम होने से कंपनी को घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बताओ। मशीन की वैल्यू कम हो गई तो कंपनी को घाटा हुआ कि फायदा हुआ, सर घाटा हुआ, कंपनी को लॉस हुआ। मेरे बच्चे, ये जो घाटे फायदे होंगे ना,
एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे वो सारे घाटे फायदे एक डमी अकाउंट में आप ट्रांसफर करना, जिसका नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जिसका नाम होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जरा सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला। हमने कहा जो एसेट्स बढ़ गया बढ़ा दो, जो लायबिलिटी बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, और उनके बढ़ने घटने से जो घाटे फायदे होंगे दे विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एंट्री बन गया आपका रिकंस्ट्रक्शन टू मशीन अकाउंट। सर ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या है आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना समझना कि हमारे एसेट्स लायबिलिटी के बढ़ने घटने से जो घाटे फायदे हो रहे बच्चे, वो घाटा फायदा एक डमी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बस इतनी बातें समझना, ठीक है सर। आगे बताओ, नंबर बी यहां देखो, जो फर्नीचर 2 लाख का था, बताओ कितने का हो गया? 120 का। मुझे बताओ फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई? सर कम हो गई। कितने से कम हो गई? सर 80,000 से। तो करो ना, एसेट्स कम होना क्रेडिट किया जाएगा। अगली एंट्री आप लिखेंगे यहां पे टू फर्नीचर अकाउंट। अगली एंट्री लिखेंगे आप यहां पे टू फर्नीचर अकाउंट। मुझे बताओ जल्दी कि फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो गई? सर 80,000 से। 80,000 से। बोलो फर्नीचर की वैल्यू कम होने से आपको घाटा हुआ कि फायदा हुआ? सर घाटा हुआ, लॉस। मुझे बताओ ना, ये सारे घाटे फायदे आप कहां ट्रांसफर करेंगे? सर दे विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो विल डेबिट इट टू रिकंस्ट्रक्शन बाय 80,000 रुपीज आपका। सर ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या है? अभी तो कहा था, थोड़ा सब्र करो। अभी इतना ही समझो कि एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू में जो घाटे फायदे होंगे, ऑल दोज घाटा फायदा विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एक अकाउंट है बच्चे जहां पे मैं हिसाब लगा रहा हूं मुझे कितना घाटा फायदा आपको हो रहा है। बस इतनी बातें भी समझनी है, बाकी बातें मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा जरा बताओ, बिल्डिंग जो 5 लाख का था आज 550 का हो गया। 550 का, ये देखो मैंने कहा था 550 का। मुझे बताओ 5 लाख की बिल्डिंग 550 की हो गई। आपसे भी इतना बताओ कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कम हुई कि बढ़ गई? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज किया? बोलो ना। सर इंक्रीज किया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। अरे इंक्रीज करना डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री में आपने क्या करना है? बिल्डिंग अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है। बिल्डिंग अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट किया। कितने से जरा बताओ, कितने से बढ़ गया? सिर्फ 50,000 से। ये लीजिए 50,000 से बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया। आपसे भी इतना बताओ कि बिल्डिंग के वैल्यू से बढ़ने से कंपनी को घाटा हुआ कि फायदा हुआ? सर फायदा हुआ, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो मेरे बच्चे वो सारे घाटे फायदे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो लिखो यहां पे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 50,000। सर बता दो ना ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या है? पता नहीं आप क्यों जिद कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात है, जब जिद्दी आप हो ही चुके हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अदरवाइज मुझे पता है कि आप दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे की बातें मेरे ठीक से सुनेंगे नहीं। जरा सुनना ध्यान से, रिकंस्ट्रक्शन क्या है याद करो, बचपन की बात है। जब आप छोटे छोटे बच्चे हुए करते थे तो 12वीं क्लास में आप पढ़ा करते थे पार्टनरशिप, पढ़ते थे ना बच्चे? सर हाँ, उसमें एडमिशन हुआ करता था, रिटायरमेंट था, डेथ था, बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़े थे। सर हाँ, हमें वो याद है। याद कीजिए, जब एडमिशन रिटायरमेंट हुआ करता था तो उस समय भी आप एसेट्स लायबिलिटी को आप रिवैल्यू करते थे ना? सर हाँ सर हम करते थे। बताओ वो एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में जो आपको घाटा फायदा हुआ करता था, आप उसे कहां ट्रांसफर करते थे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक बोला आपने। पर बच्चे वहां भी एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने में जो घाटे फायदे होते थे, हम एक अकाउंट में सहारा लेते थे जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो बचपन की बात थी, आज थोड़े बड़े हो गए हो। वो बचपन की बात थी, आज थोड़े बड़े हो गए हो। वहां पे आप एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते थे, आज एक कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप। तो कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने पे जो घाटा फायदा होगा वो कहां ट्रांसफर करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये बहुत हद तक लाइक आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट है जहां पे हम घाटे फायदों को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा सर क्या इसका मतलब है हम इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अरे वो तो एडमिशन रिटायरमेंट में पार्टनरशिप में हुआ करता था। जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ही यूज करना है। और हाँ, इसमें और भी बड़ी बड़ी बातें उठेंगी, मैं आपको समझाऊंगा, आप चिंता ना करो। लेकिन ध्यान रखना, ये अभी आपको ये समझना कि जस्ट लाइक हमारा एक रिवॉल्यूशन अकाउंट दिख रहा है जहां पे हम घाटे फायदे इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने जो बोला हम उतनी बातें करते हैं। आगे बताओ क्या करना है? मैं इनको मिटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा जगह बनाना आपके लिए। अब जरा देखो क्या मैंने जो पॉइंट नंबर 1 आपको दिया है, पॉइंट नंबर 1 जो दिया है, इनमें क्या हमने डेटर्स के बारे में कुछ कहा बच्चे? नहीं सर, आपने कुछ नहीं कहा।
क्या कैश के बारे में कुछ कहा? नहीं सर, कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। अगर किसी एसेट्स या किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, अगर किसी एसेट्स या किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो हम वो एसेट्स लायबिलिटी उतने ही वैल्यू पे मानेंगे जितना बुक में दिख रहा है। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटर्स 120 का है ना, वो आज भी कितने का माना जाएगा? सर 120 का। कैश कितने का माना जाएगा? 80,000 का। जरा मुझे बताओ कि जो 120 का था आज भी 120 का है, क्या कोई वैल्यू चेंज हुआ? कोई वैल्यू चेंज हुआ? नहीं सर, कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा तो जरा बताओ, क्या हमें कोई घाटा फायदा होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नो एंट्री विल बी मेड। नो एंट्री। अरे एंट्री तब करूंगा जब कोई लॉस या गेन हमें रिकॉर्ड करना है। जब कोई लॉस गेन यहां पे है ही नहीं, एसेट्स लायबिलिटी को आपने रिवैल्यू किया ही नहीं, तो उसके लिए एंट्री क्यों पास करूंगा? जो पहले नाम डेटर्स था आज भी नाम डेटर्स रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगा। वी डू नॉट पास एनी एंट्री फॉर दैट ट्रांजेक्शन। आपका बात समझ में आ रही है? सर हाँ, मतलब इनकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्वेश्चन इनके बारे में साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे जी? इनकी कोई वैल्यू आपका जितना बुक में उतने का दिख रहा है। लेकिन जरा सोचो, आप कॉमर्स के बच्चे हो और आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री कर रहे हो। जरा मुझे बताओ आप इस कंपनी का क्या कर रहे हो? सर हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मतलब इस कंपनी में जितनी सारी कमियां हैं वो सारी कमियां हम दूर कर रहे हैं, मुझे बताओ, जब आपको ये बात पता है, तो जरा बताओ कि क्या एक कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी है मेरे बच्चे, क्या लॉस मेकिंग कंपनी का कभी गुडविल होता है? बताओ, जो कंपनी आज तक 1 रुपया प्रॉफिट का नहीं देखी, वो लॉस किए जा रही थी, क्या ऐसी कंपनी का कभी गुडविल होगा बच्चे? नहीं होगा सर, नहीं होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अच्छा बताओ, क्या ये कोई एसेट्स दिख रहा है? नहीं सर, ये तो खुद ही कंपनी कह रही है कि मेरी लॉस है। ये कुछ भी नहीं है बच्चे, सब खत्म हो चुके हैं। आप इस कंपनी की बीमारी दूर कर रहे हो। ध्यान रखना, कुछ बीमारियां जो क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको हटाना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ेगा। मतलब सर सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, मैं बात गुडविल की सिर्फ नहीं कह रहा, सारे इनटेंजिबल की बात कर रहा हूं। जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होंगे या फिर जो लॉसेज बैलेंस शीट में दिखेंगे, मेरे बच्चे, इनको मैं हमेशा हटा दूंगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। सुना मैंने क्या बोला? जितने आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जितने आपके लॉसेज, क्योंकि ये कोई एसेट्स है ही नहीं, तो मेरे बच्चे इनको आपको हटाना ही हटाना है। क्वेश्चन बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी। सुना मेरी बात? सर हाँ। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं। लिखिए मेरे साथ, सी के बाद यहां पे नोट नंबर 1 लिखेंगे। नोट नंबर 1 आप लिखेंगे, नोट नंबर 1 यहां पे नोट लिखेंगे मेरे साथ। नंबर 1 कहता है यहां पे, ऑल इनटेंजिबल एसेट्स, जितने भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल कुछ नाम बताओ सर। जैसे गुडविल हो गया, और बताइए सर पेटेंट्स हो गया, और बताओ सर कॉपीराइट्स हो गया, और बताइए ट्रेडमार्क। ये सारे जो एसेट्स है ना, सब डमी है बच्चे। लॉस मेकिंग कंपनी का कहां कोई ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट्स होता है? उल्टी सीधी बात है। तो ऑल इंटेंजिबल एसेट्स लिखो यहां पे, एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा, ऑल लॉसेज ऑब्लिक एक्सपेंसेज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जितने भी लॉस या एक्सपेंस बैलेंस शीट में है, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट शुड बी रिटन ऑफ। आप इनको हमेशा क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। मैं पूरा लिख दूं क्या? शुड बी रिटन ऑफ थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आगे लिखिए ब्रैकेट में, वेदर, WHETHER, वेदर मेंशन इन क्वेश्चन और नोट। मेरे बच्चे, क्वेश्चन मेंशन करे तभी या फिर ना मेंशन करे तभी आपको क्या करना है? इसको हटाना ही हटाना है।
याद रखना, एग्जाम में 90% केस में इनको हटाने के लिए बोलेगा नहीं, वो साइलेंट रहेगा। इसका मतलब क्या, हमें हटाना ही हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनिए, ये जो नोट नंबर 1 लिखा ना बच्चे, इसके चलते मुझे क्या करना होगा, इस 3 नाम को हटाना पड़ेगा। ये तीनों नाम, ये सारी बीमारियां हैं जिनको हटाना पड़ेगा। जरा बताओ, इनको हटाना है मतलब डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, एंट्री बन रहा है 2। आपने क्या किया, गुडविल को हटा दिया, 2 गुडविल अकाउंट, गुडविल। जरा बताओ कितने से गुडविल हट गया, सर 2,50,000। फिर आपने प्रॉफिट लॉस को हटाया, लिखिए यहां पे 2 प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जितने भी उल्टे सीधे नाम है मैं उनको हटाऊंगा। हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, हम इतनी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, हमारे दिमाग में होना चाहिए बातें। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इसको भी हटाइए। सारी गंदी गंदी चीजें जो इस कंपनी ने रखी थी अपने पास, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि अभी कोई एसेट्स है ही नहीं। बीमारियां दूर करो। तो ये हमने क्या किया, इनको किया। और हाँ बताओ किस अकाउंट के थ्रू, सर विल डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो बढ़ गया बढ़ा दो, जो घट गया घटा दो, घाटे फायदे कहां जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में। बताओ अमाउंट कितना हो गया, सिर्फ 4,50,000, 450। ठीक है, लिख लो आप। सर एक बात बताओ, क्या ये एंट्री जो आपने यहां 3 किया था, क्लब नहीं कर सकते? कर सकते बच्चे, हम आगे बताएंगे, बट अभी सीख रहे ना, लिखो अलग अलग। सर क्या इनको अलग अलग नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ, सिर्फ एंट्री तो पास करना, जैसे चाहो वैसे कर दो। लेकिन अभी जैसे बता रहा हूं वैसे ही कीजिए। अभी दिमाग में इफ और बताने दो। जितनी बातें आपके दिमाग में आ रही है सारी मेरे दिमाग में है, समय आने पर उचित जवाब दूंगा। आप पहले यहां तो कॉपी कर लीजिए आप यहां पे। ठीक है सर, यानी कि आप कहते हो कि ये बीमारियां हमें हटानी है, बोले चाहे ना बोले। हाँ बच्चे, आपने उसके एंट्री पास किया। कुछ इनके एक्सेप्शन है जो आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, फिलहाल आपको ये बात नहीं नोट करनी है। अच्छा ठीक है, अब जरा आ जाओ इसके बाद। अब देखो इससे क्या हुआ, ये जो एंट्रीज पास हुआ ना बच्चे, इन एंट्रीज के पास करने के बाद जो 1750 का आपका एसेट्स था, जरा बताओ आज कितने का हो चुका आपका, 1150 का। क्योंकि अभी दिखाया था कि ट्रूली वैल्यू करने के बाद वो कितने का हो चुका, 1150 आपका। उस कॉमर्स के बच्चे ने, यानी कि आपने एक काम पूरा कर दिया, एक काम, इनके एसेट्स को ट्रूली वैल्यू कर दिया। पर बच्चे इससे बड़ा चैलेंज अभी आपके पास है, इससे बड़ा चैलेंज, ये 1750 के जो लायबिलिटी है ना, इन सबसे आपको नेगोशिएट करना होगा, इनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि कुछ कर्ज माफ कर दो, कुछ कर्ज माफ कर दो, इस कंपनी को बचाना है। और इन लोगों से मेरे बच्चे आपको माफी लेनी ही पड़ेगी। ये आपका कम्युनिकेशन है और ये आपका मैनेजमेंट स्किल है कि आप इन सबसे माफी कैसे लेते हो। और माफी सिर्फ अमाउंट का नहीं, इनसे रेट भी आपको कम करवाना है। सर कोई आदमी कर्ज क्यों माफ करेगा? सर क्यों कर्ज माफ करेगा? किसी को बचाने के लिए करना पड़ता है, करना पड़ता बच्चे। शायद आपको एक बात बताऊं, एक कंपनी थी सत्यम लिमिटेड, अगर शायद आपको याद होगा तो, आप उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। सत्यम कंपनी भी मेरे बच्चे एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसका मालिक शो नहीं कर रहा था कि हम लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि उसका इमेज ब्रांड खराब हो जाएगा, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। कंपनी एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो गई बच्चे, बिल्कुल खत्म हो गई। जब लोगों को पता चला ना कि ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कई लोगों ने हमारी कंट्री में सुसाइड कर लिया था। अब वो कंपनी बंद होने वाली थी। अगर वो कंपनी बंद हो जाती ना बच्चे, तो उस कंपनी के अंदर में जितने लोग भी हैं, जितने कर्जदार हैं, सब खत्म हो जाते। उस टाइम पे उस कंपनी में 54,000 इंप्लॉय काम कर रहे थे। वो सारे इंप्लॉय खत्म हो जाते, उनकी फैमिली खत्म हो जाती। उस कंपनी से जिन जिन को बिजनेस मिल रहा था वो सारे खत्म हो जाते। हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता। लेकिन हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या किया, उस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट किया। पहले एसेट्स को प्रॉपर तरीके से वैल्यू किया एंड लोगों से थोड़ी थोड़ी माफी ली कि माफ करो, कंपनी को बचाना है। कंपनी बच जाएगी तो आगे प्रॉफिट कमा लेगी, और प्रॉफिट अगर कमा ली तो सभी इंप्लॉय बच जाएंगे। ये कंपनी का इकोनॉमी खराब होने से बच जाएगा, सब लोग बच जाएंगे। आप कंपनी को बचाओ। मेरे बच्चे, हर एक लोगों ने कर्ज माफ किया था जितना वो कर सकते थे। तो इसलिए आप ये ना पूछो कि कर्ज कोई क्यों माफ करेगा। एक मरते हुए आदमी को बचाते समय हम थोड़े सोचते कि यार पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, चलो बचा ले, तो उसको वही बचाने की कोशिश हो रहा है बच्चे, वही बचाने की कोशिश हो रहा है। आज आपको नहीं पता कि सत्यम जो कल को लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिट में आ चुकी है। उसने कितने सारे नए नए इंप्लॉय को उसने जॉब दिया है। कंपनी प्रॉफिट में अच्छा प्रॉफिट कमा रही, एक ब्रांड बना चुकी है। यही फायदा तो हो तो कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने का कि लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आ गए। जो इंप्लॉय पहले काम करे थे वो बच गए, सारे कर्जदार बच गए और कंपनी अब स्मूथ रन करना शुरू कर दिया। इसलिए आइए, आपको इन कंपनी लोगों से नेगोशिएट करना है और आपने माफी लेनी है। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ एसेट्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है? सर 11.5 लाख। हमें इस 1750 को भी कितने पे लेके आना है? 11.5 लाख पे, इस वैल्यू पे लेके आना बच्चे।
और हाँ, इस रेट को भी कम कराना है। लेकिन उसके पहले जरा इस साइड को आप ध्यान से देखो, ध्यान से, और मुझे बताओ अपने नजर से, क्या इनमें से कोई भी नाम आपको देखकर आपको हंसी आ रही है? थोड़ा अजीब लग रहा है? मतलब सर मैं दिखाता हूं, इक्विटी नहीं हंसी आई, प्रेफरेंस नहीं है, रिजर्व, अरे 1 रुपया आज तक आपने प्रॉफिट का नहीं कमाया, 1 रुपया प्रॉफिट का नहीं कमाया, और आप कहते हो कि 1.5 लाख रुपए का आपका रिजर्व है। रिजर्व मेरे बच्चे प्रॉफिट से ही तो बनता है। जब प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो रिजर्व कहां से आया? ये तो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन है। इस बदमाश ने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है। यहां पे रिजर्व को बढ़ा दिया, यहां गुडविल को बढ़ा दिया, कौन देखने वाला है? लेकिन कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है कि भैया रिजर्व भी कंपनी के अंदर है। मेरे बच्चे सारी बीमारियां आपको दूर करनी पड़ेंगी, सारी बीमारियां। मतलब कहने का, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करते समय जितने भी रिजर्व यानी कि उल्टे सीधे नाम दिखेंगे, जिन नाम को पढ़ के आपको हंसी आएंगी, उन सारे नाम को आपको हटाना पड़ेगा। वो सारे नाम आपको हटाने पड़ेंगे, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि जितने भी रिजर्व हैं इन सबको आपको राइट ऑफ करना है, इनको हटा देना है। क्वेश्चन बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी। तो आइए जरा इसी बात को समझाने के लिए आप लिखेंगे मेरे साथ यहां पे नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 1 था, अब लिखेंगे मेरे साथ नोट नंबर 2। लिखिए यहां पे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिख रहे हैं आप। कहते हैं कि ऑल रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं, आगे लिखना अपियरिंग इन बैलेंस शीट, ऑल रिजर्व्स अपियरिंग इन बैलेंस शीट, ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जनरल रिजर्व हो गया, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। मेरे बच्चे अब इसको हम सरप्लस के नाम से जानते हैं, नए फॉर्मेट में कोई भी नाम आ सकता है। जैसे कि आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर और भी कोई नाम दिख जाए जैसे कि रिवोल्यूशन रिजर्व हो गया, कोई भी नाम मैं बोल रहा हूं, कोई भी रिजर्व दिख जाए जो उल्टे सीधे नाम होते हैं, एक लॉस मेकिंग कंपनी में कहां से आके दिखेंगे, एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज्ड। कहते हैं कि शुड बी रिटन ऑफ, आप इनको भी क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे, हटा दोगे। कहां से जी? थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है मेरे बच्चे, आप उससे क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। लिखो आगे ब्रैकेट में मैं कुछ लिख रहा हूं, वेदर, WHETHER, वेदर मेंशन इन क्वेश्चन और नोट, मेंशन इन क्वेश्चन और नोट। क्वेश्चन मेंशन करेगा तब भी हटाऊंगा, ना मेंशन करे तो भी हटाऊंगा, क्योंकि ये उल्टे सीधे नाम है मेरे बच्चे, ये नहीं हो सकता। और 90% केस में एग्जाम में कभी नहीं बताएगा कि आपको इनको हटाना है, लेकिन आपको हटाना है, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा जो आप हो और इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो इस कंपनी की सारी कमियां दूर करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, बोल दो यार मुझे तो जुकाम हो गया है, तो वो जुकाम का भी इलाज करता है बच्चे। और जो चीज आपको नहीं पता चलता लेकिन वो जानता कि बीमारी है, उसका भी इलाज करता है कि नहीं करता? सर करता है। आप इस कंपनी के डॉक्टर हो और आप इसको सही कर रहे हो, तो एक काम करना, ये जो नोट नंबर 2 है ना, इसके चलते इस रिजर्व को आपको हटाना पड़ेगा, रिजर्व हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ, इधर का कोई भी चीज अगर हटाना है, मतलब डिक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे एंट्री जो बनेगी, यहाँ पे एंट्री जो बनेगी, मैं इसको हटा दूं, यही लिखना चाहता हूं सर। हाँ जी, तो आप यहां लिखेंगे, इसकी जो एंट्री बनेगी, आपका जनरल रिजर्व अकाउंट को आप यहां पे डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे जी? सर 1,50,000, 1.5 लाख रुपए से। और बताओ ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा, किस अकाउंट के थ्रू? सर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये लीजिए, हमने 1,50,000 का जो रिजर्व था बच्चे उसको हटा दिया। मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं, आपने लिखना, ये 1750 का जो अमाउंट था, इस एंट्री के बाद आपने कितने से कम कर दिया? 150 से। बताओ अब कितना रह गया? 16 लाख। लेकिन मेरे बच्चे इसको बहुत दूर जाना है, इसको किसके इक्वल आना है? 1150 के। तो अब आप क्या करोगे? इनसे नेगोशिएट करना शुरू करोगे, और हाँ, रेट भी हमें कम कराना है। आप जल्दी से इसकी कॉपी कर लो, मैं इसके आगे बताऊंगा। मुझे ये स्पेस चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं, यहां तक मैं मिटाता हूं। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसको यहां तक मिटाता हूं। लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ सर, ये तो हमारा हो गया सर। मैं एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दूं ताकि एंट्री आपका हौच-पौच ना लगे। अब मैं उधर आता हूं, कुछ और बातें करता हूं। सुनो ध्यान से। एक पेज निकाल दो, मुझे कुछ समझाना था आपको। सर ये चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं क्या बताऊं,
अगर इस चैप्टर पे कमांड कर लिए और कल को आपको मौका मिला किसी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने का, खूब सारे पैसे कमाते हैं हम लोग, खूब सारे पैसे इस काम के अंदर में। ध्यान सुनना मेरी बात आगे। अब देखो क्या हुआ, देखो जरा क्या हुआ। उस कॉमर्स के बच्चे ने अब इनसे, क्योंकि उनका 2 टारगेट है, 16 को इतने पे लेके आना है और रेट भी कम कराना है, तो उस कॉमर्स के बच्चे ने क्या किया, इस बैंक लोन वाले को बोला, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या उसने कहा कि बैंक लोन वाले भैया, बैंक लोन वाले भैया, आपने इस कंपनी को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया था। बोला कि हाँ हमने दिया था। कहता कि देखो जो 2,50,000 का आपका लोन है, आप इस कंपनी का लोन इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लोन कम करने को आपको नहीं बोल रहा, लेकिन जो आप इतना बड़ा रेट ले रहे थे ना 16%, ये बहुत ज्यादा रेट है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है, आपने इस कंपनी का खून चूस लिया है, आप बहुत बड़े पापी हो, आप बहुत बड़े पापी हो, आपने इस कंपनी का खून चूस लिया, बर्बाद कर दिया आपने इस कंपनी को और इसके कंपनी के मालिक को। इसके बच्चे रोड पे आज घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे, तुम्हारी गलती के चलते। वो टाटा कंपनी आया था तो तुमने 8% पे लोन दिया था और इस बेचारे को 16%। कहां से पे करेगा, कहां से पे करेगा? ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है और सिर्फ आप उसके रीजन हो, आपने खराब किया है। मेरे बच्चे इस बात को सुनकर जो बैंक लोन वाला था ना, रोने लगा, बोला कि हाँ मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मेरा इस पाप को धो, जरा बताओ मैं क्या करूं कि इस कंपनी को बचा लूं। मैं नहीं चाहता इस कंपनी को बंद होने दूं, क्योंकि मैंने गलती की है, मैं करूं तो क्या, मेरा बिजनेस था। तो आपने क्या किया, मतलब उस कॉमर्स के बच्चे ने क्या किया, इसको बोला, जरा सुनना ध्यान से, क्या लोन जो तुम्हारा 250 का है ना, 250 रहने दो, मैं इसमें माफी की बात नहीं कर रहा, रहने दो 250, तुम बाद में इनसे 250 ले लेना जब टाइम आएगा, लेकिन जो रेट है ना 16%, आप प्लीज इसको कम करके इस रेट को 8% कर दो, 8%। बैंक लोन वाला कहता है कि ठीक है, डन करता हूं, मैं 8% ही आगे से लूंगा। ध्यान सुनना, पीछे जो हुआ छोड़ो उसकी बात, अब आगे से कंपनी से सिर्फ 8% ही मैं इंटरेस्ट लूंगा। इस बात पे बैंक वाला एग्री कर गया। इस बात को एग्जामिनर कैसे बोलेगा एग्जाम में, तो मैं आपको ना अब दिखाता हूं पॉइंट नंबर यहां पे 2, पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 2। हाँ बच्चे, अभी सिर्फ पॉइंट नंबर 1 हुआ था, पॉइंट नंबर 1। ये जो एंट्रीज हमने पास किया था, ये तो नोट के चलते पॉइंट 1 हुआ था, अब पॉइंट नंबर 2 लिखा रहा हूं। सुनो ध्यान से क्या बता रहा है, ये कहता है कि आपका इंटरेस्ट रेट, लिखिए मेरे साथ यहां पे, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैंक लोन कहता है कि रिड्यूस्ड टू 8%। लीजिए, वो कहता है मेरे बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 8% आपका हो गया, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ, अब आगे से वो कहता है कोई बात नहीं, हम 8% का इंटरेस्ट लेंगे। मेरे बच्चे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें इसकी एंट्री पास करना है। एंट्री पास करने के पहले इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि इसका आखिर मतलब क्या निकल के आता है। सर कौन सी मीनिंग, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो जरा, जब भी मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, रेट पहले 16 था, अब 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी कहे, तो देखो आपको कैसे इसका मतलब समझना है। इसका मतलब ये देखो, आप ये देख रहे हो मेरे बच्चे, ये बैंक वाले से पुराना एग्रीमेंट है, जिस एग्रीमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कितना लिखा हुआ था, 16%। ये बैंक वाले से हमने पुराना एग्रीमेंट किया हुआ है, जिस एग्रीमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ, 16%। समझो ना मेरी बात को, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने की बात करेगा, कोई भी रेट होगा, ये तो मैंने डमी दिमाग से निकाला, मान लो जो भी होगा, तो देखो आप इसको कैसे दिमाग में इंटरप्रेट करोगे, तब आप एंट्री पास करोगे। पूरे चैप्टर में शब्दों का गेम है बच्चे, सिर्फ शब्दों को समझना फिर एंट्री बनाना, बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। आप जरा सुनना, रेट चेंज होने का आपका दिमाग कैसे इसका मीनिंग निकालेगा। जब भी रेट चेंज होगा तो आप अपने दिमाग में बोलना कि यार ये जो लोन था ना ये खत्म हो गया, यानी कि जो बैलेंस शीट में 16% आपका जो लोन था, वो लोन मेरे बच्चे फाड़ के फेंक दिया, वो खत्म हो गया, ये लोन 0 हो गया। और हाँ, एक नया एग्रीमेंट हमने बैंक से किया है, नया एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पे, इस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है सर, 8%। इस पे कितना लिखा हुआ सर, 8%। मेरी बात समझो, जब भी क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है, तो आपकी आत्मा, आपका दिमाग इस बात को बोले कि सर पुराने एग्रीमेंट को हमने फाड़ के फेंक दिया, पुराने एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया और नया एक एग्रीमेंट, एक नया लोन क्रिएट किया जिसका रेट 8 ऑफ इंटरेस्ट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको दिखाता हूं। स्लो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। ये देखो, आपने पुराना लोन फाड़ के फेंक दिया,
मेरे बच्चे ये जो लोन था ना 16% बैंक लोन, आपने क्या किया, इसको हटा दिया, ये खत्म हो गया। तो 16% बैंक लोन जो 2.5 लाख का था, आप इसको हटा दो, यानी कि डेबिट कर दो। तो एंट्री में आपने क्या करना होगा, 16% बैंक लोन, 16% बैंक लोन अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। और कितने से, आपका 2,50,000। लो मेरे बच्चे, पुरानी जो हमारी लायबिलिटी थी ना, पुरानी, वो सारे के सारे हमने क्या किया, खत्म कर दिया। मेरे बच्चे पुरानी लायबिलिटी क्या पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब कंपनी ने एक नई लायबिलिटी क्रिएट किया है। कंपनी के ऊपर में एक नया लोन आया, नया लोन जिसका नाम क्या है, 8% बैंक लोन, नई लायबिलिटी। जरा बताओ, पुराने को हटा दिया, ये मेरे बच्चे ये खत्म हो गया। इसके जगह पे नया लोन आ रहा है जिसका नाम है 8% बैंक लोन, जिसका नाम है 8% बैंक लोन। कितने का, 2.5 लाख रुपए का। तो देखो ये तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में आ रही है ना सर, हाँ 8% बैंक लोन लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री में आ गया आपका 8% बैंक लोन। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी लोन का रेट चेंज होगा बच्चे, तो पुरानी लायबिलिटी को आपको हटा देना है, नई लायबिलिटी इसको मानना है और नए नाम से आपको रिकॉर्ड कर देना है। एंट्री बनके तैयार होगी। 250 का आपका लोन खत्म हो गया, जो पुराना वाला था 16% वाला, नया लोन हमारे पास आया है जिसका नाम क्या है जी, 8% बैंक लोन। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई सर? हाँ बात समझ में आई। लेकिन सर इसमें कोई घाटा फायदा तो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। आपने घाटा फायदा सर रिकंस्ट्रक्शन तो आया ही नहीं, क्योंकि मेरे मुझे कोई घाटा फायदा हुआ ही नहीं। अरे होगा तब तो रिकॉर्ड करूंगा। जरा यहां देखो ना, पहले लोन कितने का था, 250 का, अब लोन कितने का है, 250 का। तो जो पहले जितना अमाउंट था कर्ज उतना ही तो है। अगर कर्ज कुछ कम ज्यादा होता ना बच्चे, तब तो मैं घाटा फायदा रिकॉर्ड करता। एक लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में पहले से 250 थी, अभी भी 250 है, तो हमने सिर्फ नाम ही तो चेंज किया, पुराने को हटा के नया रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन सर रेट तो कम हुआ, रेट तो कम हुआ सर, रेट कम होने से तो हमें फायदा हुआ। आप ठीक बोल रहे हो, रेट कम करने से आपको फायदा हुआ, लेकिन मेरे बच्चे वो फायदा आज आपको नहीं मिलेगा। वो फायदा तब मिलेगा जब हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, आज नहीं। जब इंटरेस्ट पे करना होगा, हम तो आज की एंट्री कर रहे हैं, तो आज हमें क्या करना है जी, सिर्फ नाम को चेंज करने की एंट्री करनी है, बस हमें नाम को चेंज करना है। हमें यहां पे कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। काश ये लोन वाला कहता है कि ठीक है जी, मैं आगे आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, तो मेरे बच्चे मुझे कुछ फायदा होता, मैं रिकॉर्ड करता रिकंस्ट्रक्शन में, बट यहां कोई घाटा फायदा नहीं हुआ। चलो उसी बात को जो मैंने अभी काश में कहा, मैं अगले पॉइंट में समझाऊंगा। पहले आप यहां तो कॉपी कर लो, और हमारा पॉइंट नंबर 2 भी खत्म हो गया। एक बात ध्यान रखना, जब भी रेट चेंज होगा तो आपका दिमाग बोले कि पुरानी लायबिलिटी खत्म हो गई, नई लायबिलिटी मेरे पास आ रही है, तो पुराने को हटा के नए को लाने की हम एंट्री करेंगे, वो हमने काम पूरा किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आइए अब देखो जरा अगला एग्रीमेंट, मैं इसको सही कर दूं पहले, अदरवाइज गंदा लगेगा। ये नाम क्या था जी, 16% बैंक लोन। मैं सही करता हूँ, बैलेंस शीट में मैं कुछ हौच-पौच चाहता नहीं। तो यहाँ पे पहले से नाम क्या था, 16% बैंक लोन, और ये कर्ज कितने का था सर, 2,50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये काम हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आगे कुछ बात कर रहा हूँ। नजर यहाँ। पता अब क्या हुआ, उस कॉमर्स के बच्चे ने इनको पकड़ा, डिवेंचर वालों को। कहा डिवेंचर वालों को, आपको पता है डिवेंचर कौन होते हैं? पब्लिक होते हैं जी, मेरे आपके जैसे लोग। उस कॉमर्स के बच्चे ने डिवेंचर होल्डर को अपने घर में बुलाया, बोला कि डिवेंचर होल्डर आओ, हमें आपके साथ कुछ बातें करनी है, कुछ चाय कॉफी पिलाना है। अब देखो ना, डिवेंचर होल्डर चाय कॉफी पीने के नाम पे कहां चले गए, उस कॉमर्स के बच्चे के ऑफिस में, जो इस कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे ही डिवेंचर होल्डर उसकी कंपनी के अंदर एंटर किए, तो उस कॉमर्स के बच्चे ने कहा कि पापियों आ गए तुम। ये सुन के डिवेंचर होल्डर हैरान हो गए कि यार तुम मुझे पापी क्यों कह रहे हो, चाय कॉफी पे बुलाया था, पापी कह रहे हो, ये तो गंदा लग रहा है। तो उस कॉमर्स के बच्चे ने कहा कि क्या कहूं तुम्हें, पापी ही तो हो, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया, इस कंपनी को बर्बाद कर दिया। 18%, 18%, इतना रेट? अरे रिलायंस कंपनी वाला तुम्हें 9% दे रहा था, वहां पे 9% था, और यहां पे तुमने 18% खून चूस लिया इस कंपनी का, बर्बाद कर दिया तुमने। सब मर रहे हैं, कंपनी मर रही है, इसके बाल, इसके बच्चे, इनकी बीवी, सब मर रहे हैं, और तुम यहां पे हंसी कर रहे हो, चाय कॉफी पीने आ रहे हो। ये बात सुनना था बच्चे कि जितने डिवेंचर होल्डर थे उनकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए, वो रोने लगे।
बहुत फूट फूट के रो रहे थे, बोले बताओ इस कंपनी को कैसे बचाऊं, क्या करना है। तो उस कॉमर्स के बच्चे ने कहा, यानी कि आपने कहा कि एक काम करो, कुछ ज्यादा नहीं, ये जो रेट है ना इसको कम करके मान लो 10% कर लो, कुछ भी हो सकता है, चिंता ना करना, कुछ भी क्वेश्चन बताएगा, कहता है कि रेट कम कर लो। तो जैसे ही बोला रेट कम कर लो, डिवेंचर होल्डर ने कहा डन 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 डन, किया हमने, कम कर दिया हमने कम। लेकिन उस कॉमर्स के बच्चे यानी कि आपने कहा बस इतना ही नहीं, तुम्हें एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें एक और कुर्बानी देनी पड़ेगी। पूछा डिवेंचर होल्डर ने कौन सी कुर्बानी, बताओ, सब कुछ देने को तैयार हूं। तो उस कॉमर्स के बच्चे यानी कि आपने कहा कि जो कर्ज 4 लाख का है ना, इसे कम करके 3 लाख रुपीज कर दो, 3 लाख रुपीज कम कर दो। आप एक काम करो 3 लाख कर दो, या चलो और कम करने का मन कर रहा है तो आप एक काम करो, इस कर्ज को कम करके मान लो 1.5 लाख रुपए कर दो, 1.5 लाख, कुछ भी हो सकता है बच्चे, आप चिंता नहीं करना, है ना, 1.5 लाख रुपए कर दो। तो उस केस में डिवेंचर होल्डर बोलते हैं कि डन किया, डन किया, रेट भी कम करने को तैयार हूं, और जो 4 लाख मेरा इस कंपनी पे कर्ज था ना, उसको भी मैं 150 करने को तैयार हूं। कंपनी को बचा लो, बस कंपनी बचनी चाहिए, कंपनी, इतने लोगों का खाना पीना इस कंपनी पे टिका हुआ है, आप इनको बचा लो। मेरे बच्चे इस बात को एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, ध्यान सुनना। वो कहता है कि जो 18% डिवेंचर्स हैं, लिखिए मेरे साथ, 18% डिवेंचर्स जो हैं, वो कहता है कि कन्वर्टेड इनटू कितना जी, 10% डिवेंचर। मैं एक बहुत टफ चैप्टर को बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है बच्चे, ध्यान सुनना। 18% डिवेंचर्स कहता है कन्वर्टेड इनटू 10% डिवेंचर्स, और कहता है साथ ही साथ एंड देयर क्लेम, उनका जो कर्ज है वाज ऑल्सो reduced बाय रुपीज 2,50,000, बाय 250 से कर्ज कम किया, तभी तो 1.5 लाख बच जाएगा। 250 से बोलता कि आप इसकी एंट्री पास करो। अब मैं एंट्री कैसे पास करूं, आओ जरा, जो मैंने अभी तक समझाया उसको ध्यान में लेके चलोगे। मेरे बच्चे यहां भी रेट चेंज हो रहा है। आपने कसम खाया था पिछले वाले में कि जब भी रेट चेंज होगा तो मैं पुराने को फाड़ के फेंक दूंगा। मेरे बच्चे पूरे 18% डिवेंचर 4 लाख से हटा दो। एंट्री में आपने क्या करना है, ये जो 18% डिवेंचर्स हैं, आप इनको क्या करोगे, हटा दोगे पूरे 4 लाख से, क्योंकि जब भी रेट चेंज होगा तो पुराने को फाड़ के फेंक दिया जाएगा। मुझे बताओ, इसके जगह पे जो नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, जो नई लायबिलिटी है उसका नाम क्या है सर, 10% डिवेंचर, 10%। तो नई लायबिलिटी कंपनी के ऊपर जो आ रही है मेरे बच्चे, वो कहेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट। कोई बताएगा ये नई लायबिलिटी कितने की है सर, 150 की, 150 क्योंकि 2.5 लाख से माफी मिली है। बताओ जो 2.5 लाख रुपए कंपनी को माफी मिला, वो कहां ट्रांसफर किया जाएगा सर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यहां पे अमाउंट में कुछ कमी हुई है बच्चे। तो जितना हमें फायदा मिल गया, द होल अमाउंट विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। चैप्टर में कुछ दम है ही नहीं, मैं पढ़ाऊं तो क्या पढ़ाऊं समझ में नहीं आता, शब्दों का गेम है। इस चैप्टर में मैं कैसे बताऊं कितने सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। आज से 70-80 साल पहले की बात है बच्चे, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, उस टाइम पे हजारों बच्चे जब सुनो तो आत्महत्या कर गए। क्यों कर गए, तो लिखते थे चिट्ठी में कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेरा रीजन है, इसके चलते हुआ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आज भी एक काम करना, एग्जाम से ठीक 1 सेकंड पहले किसी अपने दुश्मन के कान में बोल देना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो एग्जाम छोड़ के भाग जाएगा, वो एग्जाम छोड़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशकुन चैप्टर माना जाता है बच्चे। बट सच्ची बता रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल है। बस मेरे साथ शब्दों को पकड़ रखना, आपको मजा आएगा। देखो ना, हमने 18% डिवेंचर हटा दिया 4 लाख का, नया डिवेंचर इश्यू किया 150 का, फायदा कितना हुआ 250 का, ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका। और मजे की बात है कि जरा बताओ, ये जो आपका यहाँ पे 16 लाख जो अमाउंट था, इसके बाद जरा बताओ ये अब कितने से कम हो गया सर, 250। बताइए 250 कम होने के बाद कितना बच गया आपका यहाँ पे सर, 1350। हमें पहुंचना कहां है, 1150 के पास। यानी कि अभी 2 लाख रुपए की हमें क्या करना है जी, और माफी लेना है। हम वो भी लेंगे, चिंता ना करो, पहले आप यहां तक एंट्री कर लो। आप यहां पे सर एक बात बताओ, ये जो कॉमर्स का बच्चा जाके उसको कह रहा है तुम पापी हो, ये क्या ऐसा सच्ची में होता है? नहीं बदमाश, आप किसी को पापी बोल दोगे थोड़े, वो तो पिटना शुरू कर देगा। चाय पे पिलाया है, अरे आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसको अपने विश्वास में लेना पड़ेगा कि हाँ जी देखो कंपनी खराब हो रही है, आप उसको बचाओ, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आप किसी से प्यार से जितने अच्छी तरीके से बात कर सकते हो ना, आप उससे चिल्ला के नहीं कर सकते। तो सर फिर आप ऐसे पापी क्यों बोलो? ऐसे मेरे बच्चे, ऐसे समझाने के लिए, प्यार की भाषा आपको थोड़े समझ में आती है।
आप तो ऐसी बातें समझते हो। तो बस मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, बाकी बातें प्यार से होती है। आप किसी भी आदमी पे, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे आप, यानी कि कॉमर्स का बच्चा कभी भी किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको कर्ज कम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो कि भैया कुछ कर्ज कम कर दो, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारे कंट्री का कानून ऐसा अलाउ नहीं करता। आई बात समझ में सर? हाँ सर, हम समझे, आगे बढ़ो ना सर। लो, फिर फोर्थ पॉइंट में आता हूं। फोर्थ पॉइंट के अंदर में जरा मेरी बात सुनना। अब उस सीए ने, उस आपका कॉमर्स के बच्चे ने क्या किया, अब उसने इनको पकड़ा, मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को, इनको पकड़ा, कहा कि क्रेडिटर्स भैया आप भी कुछ कर्ज कम कर दो ना। लो, मैं प्यार की भाषा करता हूं कि क्रेडिटर्स भैया आप भी कुछ कर्ज कम कर दो ना, कंपनी को आओ ना बचाते हैं, कंपनी बच जाएगी तो बहुत फायदा होगा। क्रेडिटर्स कहते हैं चल कोई बात नहीं जी, मैं भी अपने कर्ज को यहां पे आपका 1,50,000 से कम करने को तैयार हूं। लो, मैं कम करता हूं, कितने से कम करता हूं जी? 150 से। कुछ भी हो सकता है बच्चे, मैं दिमाग से क्वेश्चन निकाल रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं भी आपका 150 से कर्ज कम करने को तैयार हूं। तो अगर ये 150 से कर्ज कम करने को तैयार होते हैं तो आखिर इनके बारे में क्वेश्चन कैसे बोलेगा? लिखो यहां पे, आपका लिखेंगे creditors also agreed to reduce their claim by कितने जी? 1,50,000। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी क्वेश्चन पक्का बताएगा, आपको चिंता नहीं करना। बोलता बताओ आप इसकी एंट्री क्या करोगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं शब्दों में दोबारा आ रहा हूं बच्चे, दोबारा आ रहा हूं। मुझे बताओ ये लोन क्या था? एक कागज था। डिवेंचर क्या था बच्चे? ये भी एक कागज था। कागज ही तो लोगों को दिया था। आपने अभी क्या किया? इस कागज को फाड़ के फेंक दिया। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, और मेरे सारे एग्जाम्पल फाड़ने जोड़ने वाले वो आगे लिंक किए जाएंगे टिपिकल क्वेश्चन में। मेरी बात ध्यान सुनना, ये दोनों कागज के टुकड़े थे। पुराने कागज को हमने फाड़ के फेंक दिया, हमने नया कागज लिया था और इशू करने की एंट्री की थी। बच्चे किया था ना सर? हाँ, हमने पुराने को फाड़ा, नया इशू किया, पुराना फाड़ा, नया इशू किया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या क्रेडिटर्स जो होते हैं बच्चे वो भी कागज होते हैं? क्या क्रेडिटर्स भी कागज होते हैं या मेरे आपके जैसे इंसान होते हैं? सर वो इंसान होते हैं। क्या उनको भी हम फाड़ के फेंक सकते हैं? नहीं सर, नहीं, उनको फाड़ के नहीं फेंक सकते सर। इंसान कैसे फाड़ेंगे? वो नहीं फाड़ सकते। तो मेरे बच्चे, क्रेडिटर्स जब कर्ज कम करेंगे तो आप उनको फाड़ने की एंट्री नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? देखो ना, मैं बता रहा हूं, क्रेडिटर्स जो है ना अपने क्लेम को, अपने कर्ज को 150 से कम करने को तैयार है। बच्चे, क्रेडिटर्स का कर्ज कम होगा तो हम क्या करेंगे? इनको डेबिट करेंगे। आपकी एंट्री में क्या होगा? क्रेडिटर्स को फाड़ने के बजाय आप क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को कम कर दो 1,50,000 से, 150 से, और ये 150